हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो सोशल साइंस का हमारा थर्ड चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम सेकंड, उसको हम लोग कवर करेंगे। और इसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो ट्रिपटी स्ट्रगल फॉर कन्नौज, पाल रूलर्स, राजपूत रूलर्स, द फेडरल सिस्टम, महमूद ऑफ गजनीस इन्वेशन ऑफ इंडिया, मोहम्मद गौरी इन्वेशन ऑफ इंडिया। तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन। After the death of Harsa, his empire disintegrated into a small kingdom. There was no political stability as well as no central authority. तो बता रहे हैं कि जो हर्षवर्धन थे उनके डेथ के बाद जो उनका एम्पायर था वो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम, छोटे छोटे स्मॉल राज्यों में जो है वो बट गया था। देयर वॉज नो, वहाँ पे कोई भी जो राजनीतिक मतलब स्थायित्व तो नहीं था, यानी कि जो राजनीतिक स्थिति थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी और जो केंद्रीय शक्ति थी वो भी नहीं थी, मतलब दोनों ही अच्छी नहीं थी। Some historian are of the opinion that this period was period of transition. तो कुछ इतिहास, हिस्टोरियन होता है इतिहासकार, तो कुछ इतिहासकार ओपिनियन होता है राय। तो कुछ इतिहासकारों की ये राय है कि ये जो काल था, ये जो समय था, मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का जो समय था ये कैसा था, स्थानांतरण का काल था, यानी कि एक स्थायित्व वाला काल नहीं था, स्थानांतरण का काल था। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट राजपूत फर्स्ट अपियर इन द नॉर्थर्न इंडिया। और इस टाइम में, यही टाइम था जब उत्तर भारत में जो है राजपूत पहली बार जो है अस्तित्व में आए। अपियर्ड होता है प्रकट करना, प्रकट होना या दिखाई देना, तो पहली बार अस्तित्व में आए। दैट इज़ वाई दिस पीरियड इज़ मार्क एज अ राजपूत पीरियड। इसी वजह से इस टाइम पीरियड को राजपूत का काल माना जाता है। द अर्ली मिडियल पीरियड saw the rise of many kingdom in North India. After the death of Harsha in 647 AD. तो क्या है, देखिए कि जो मध्यकाल था, मध्यकाल में उत्तर भारत में कई राज्यों को जो है अस्तित्व में आए, या कई, राइज मतलब होता है उगना, तो यहाँ पे सनराइज नहीं लेकिन उगना यानी बढ़ना या सामने आना। तो उस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे द अर्ली मिडियल पीरियड, जो मध्यकाल का शुरुआत थी, आरंभिक काल था, उस वक्त में बहुत सारे जो राज्य थे वो अस्तित्व में आए। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन 647, तो 647 AD में जब हर्ष की मृत्यु हो गई, हिज एम्पायर ब्रोक इनटू नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम। उसका जो एम्पायर था, उसका जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ब्रोक दिस टाइम टिल 1192 देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। और ये टाइम ऐसा था 1192 का, जो भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो बिल्कुल बटी हुई थी, मतलब कोई भी यूनिटी नहीं थी उस वक्त भारत में, बिल्कुल भी सब तितर बितर सा हो चुका था। इन द पीरियड बिटवीन 647 to 1192 अ नंबर ऑफ किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो 647 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक भारत के कई भागों में बहुत सारे राज्य बने। Most of states in northern and central India during this period were ruled by the Rajput. तो बहुत सारे राज्य, जो भारत के अधिकांश राज्य इस टाइम पीरियड में जो वहाँ पर जो राज्य करते थे वो सिर्फ राजपूत राजा थे। दैट इज़ वाई होता है इसलिए, दैट इज़ वाई द पीरियड इज़ नोन एंड राजपूत पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसीलिए भारत के इतिहास में इस टाइम पीरियड को, इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। ओके, इस काल को क्या कहते हैं, राजपूत काल कहते हैं। द ट्राईपार्टीट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, यानी कि ट्राईपार्टाइट होता है त्रिपक्षीय, यानी कि तीन तरफ से संघर्ष, ठीक है, कन्नौज के लिए।
कन्नौज वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन यूपी। देखिए जो कन्नौज है वो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इट लोकेशन वॉज सच दैट हु एवर कंट्रोल्ड कन्नौज कुड कंट्रोल द गंगा वैली। तो इसकी जो कंडीशन थी, जो इसकी स्थिति थी, वो ऐसी थी कि जो कन्नौज पे जिसका कंट्रोल होगा, जो कन्नौज पे शासन करने वाला गंगा की घाटी पर भी अपना नियंत्रण, गंगा वैली पर भी अपना नियंत्रण कर सकता था। तो इस तरीके से इफ़ इट देयरफॉर इसलिए बिकम अ फोकल पॉइंट ऑफ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, तो इसलिए ये त्रिपक्षीय का केंद्र बिंदु बना। त्रिपक्षीय जो स्ट्रगल हुआ उसके लिए ये सेंटर पॉइंट बना। दैट इज द स्ट्रगल बिटवीन थ्री पावर, नेमली द पाल्स ऑफ बंगाल, प्रतिहार्स ऑफ साउथ राजस्थान एंड गुर्जर एंड राष्ट्रकूट ऑफ नॉर्थ डेक्कन। तो अब देखिए ये तीन जो त्रिपक्षीय स्ट्रगल हुआ ये किसके किसके बीच हुआ, मतलब कौन आए इसके लिए, इस कन्नौज पे अपना अधिकार करने के लिए। तो जो फर्स्ट थे वो कौन थे, बंगाल के पाल्स थे, और जो प्रतिहार थे वो साउथ राजस्थान के थे, एंड जो गुर्जर थे वो गुर्जर, और राष्ट्रकूट जो है नॉर्थ डेक्कन के थे। ठीक है, तो ये लोग जो आए, जो आपस में जो है क्या किया, इन्होंने एक ख्वाब देखा था इस पे जो है राज्य करने का। तो इन्हीं राजाओं के बीच में मध्य युद्ध हुआ था। The Rashtrakoot and the Pal dreamed of extending their influence over the Gangaitic plain। तो देखिए जो राष्ट्रकूट और पाल्स थे उन्होंने ख्वाब देखा था कि वो इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेंगे, मतलब ये उनका ख्वाब था। तो ख्वाब था। Although the Rashtrakoot ruler defeated the Pratihar, they couldn't hold on to the captured territory for long। तो ये तो सच है कि राष्ट्रकूट जो रूलर्स थे उन्होंने प्रतिहार्स को, इस संघर्ष में राष्ट्रकूट शासकों ने प्रतिहारों को पराजित कर दिया, लेकिन ये भी सही है कि वो जो जीते हुए राज्य थे उन पे बहुत टाइम तक होल्ड ऑन, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो राज्य नहीं कर पाए, उसको पकड़ कर वो लोग नहीं रख पाए। ऑन देयर डिपार्चर द पाल रूल स्वेप्ट ओवर द प्रतिहार। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, उनके पलायन, जब नहीं रख पाए उस पर नियंत्रण वो, तो उनके पलायन पर शासकों ने राज्यों को अपने अधीन कर लिया। और क्या किया उन्होंने, मतलब उनके पलायन पर, ऑन देयर डिपार्चर द पाल रूलर्स, यानी कि उनके पलायन, डिपार्चर मतलब चले जाने पर, उन्होंने जो क्या किया, अपने कन्नौज के पलायन पर शासकों ने राज्यों को, जो राज्य थे उसको अपने अधीन कर लिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। और क्या किया देखिए, तो उनके जो राज्य थे उस पर जो उन्होंने कब्जा कर लिया, उनके जाते ही, जैसे वो वहाँ से निकले वैसे ही उन लोगों ने उन पर जो है कब्जा कर लिया और कन्नौज को, और देखिए, एंड प्लेस कन्नौज अंडर देयर ओन puppet ruler, Kannauj remained under the control of Pals till the time of देवपाला। उसके बाद क्या किया, और कन्नौज को अपने शासन के अधीन दे दिया। देवपाल के सिंहासन पर बैठने तक कन्नौज पाल शासकों के नियंत्रण में ही बना रहा, यानी कि जब तक देवपाल नहीं आ गए तब तक जो कन्नौज था वो पाल शासकों के ही नियंत्रण में था, उन्हीं के कंट्रोल में बना रहा। ठीक है, द प्रतिहार वंस अगेन रोज टू पावर अंडर किंग भोजा हु रिकैप्चर कन्नौज। तो जो प्रतिहार थे वो एक बार फिर से शक्तिशाली रूप में वापस आए और उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। द राष्ट्रकूट अगेन अटैक्ड कन्नौज इन 916 AD। दिस 3-sided struggle was aimed to control कन्नौज। अब देखिए, तो इसके बाद जो है प्रतिहार ने दोबारा से कन्नौज पे कैप्चर करा, कन्नौज को उन्होंने जो है अधिकार कर लिया था। और उसके बाद राष्ट्रकूट, फिर राजाओं ने 916 ईस्वी में कन्नौज पर फिर आक्रमण किया और फिर उन पे अधिकार कर लिया। तो ये तीनों ओर से होने वाला जो संघर्ष था, जो कि कन्नौज के लिए था, कि सारे ही लोग जो है क्या चाहते थे, कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। ओके, पाल्स। अब देखिए पाल्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाल शासक के बारे में। 750 उनका जो टाइम पीरियड है, 750 to 1150 उनका जो टाइम पीरियड है वो ये है। द पाल रूल्ड फॉर नियरली 400 ईयर ओवर द रेन विच इज़ नाउ बंगाल एंड बिहार आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स रूलर शशांक इन 7th century। तो अब देखिए क्या बता रहे हैं
कि जो वर्तमान में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में लगभग, जो वर्तमान में बंगाल और बिहार हैं उसी क्षेत्र में लगभग 400 वर्ष तक पाल शासकों ने शासन किया था। और 7वीं शताब्दी में इनके शासक जो शशांक थे, उनकी मृत्यु के बाद बंगाल में पुनः अस्त व्यस्त स्थिति बन गई। यानी कि 400 साल तक इन्होंने शासन किया, लेकिन जो इनके शासक थे शशांक, 400 साल शासन करने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तब क्या हुआ, बंगाल एंटर्ड अ फेज ऑफ इनस्टेबिलिटी। अल्टीमेटली द नोबल इलेक्टेड गोपाला हु फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। तो क्या इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थायी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया उनके शासक की मृत्यु होने के बाद। और फिर क्या हुआ, एक मतलब गोपाल का निर्वाचन किया गया और उन्हें पाल राजवंश की नींव रखी। मतलब फिर से विद्वानों के कहने पर जो है एक गोपाला थे, नोबलेस्ट इलेक्टेड, यानी कि जो विद्वान थे उन्होंने उनको इलेक्ट किया गोपाल को कि आप जो है पाल डायनेस्टी को नींव रखें या इसको संभालें। He was made king because the previous rulers had died without an heir. Gopala 750-7 gave Bengal in much needed stability. तो अब देखिए कि उनको जब उन्होंने पाल वंश राजवंश की नींव रखी, उनको सिंहासन पे इसलिए बैठाया गया था क्योंकि उनसे जो पूर्व शासक जो बैठे थे, जो भी उत्तराधिकारी, उनके पूर्व जो शासक थे उनके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो 750 से 770 तक गोपाल ने शासन किया और उसने बंगाल को एक स्थायी, जो कि अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जो शशांक की जब मृत्यु हुई थी बंगाल के शासक की, तो क्या आ गई थी, इनस्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन अब जब गोपाल को फिर से राजा बना दिया गया तो अब बंगाल में क्या आ गई थी, स्टेबिलिटी आ गई थी। हिज सन एंड सक्सेसर धर्मपाल एक्सटेंडेड द पाल रूल राइट अक्रॉस द गंगाइटिक प्लेन। देखिए हम प्रीवियस चैप्टर में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, सुना है, तो आपको रिमाइंड होगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो गोपाल थे उनके टाइम में जो बंगाल की कंडीशन थी वो फिर से स्टेबल हो गई और बहुत अच्छी हो गई। तो जो उनके पुत्र थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने बंगाल को एक स्थायी शासन व्यवस्था दी। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल ने पाल शासक को गंगा के मैदान के पार तक के क्षेत्र में फैलाया, यानी कि स्प्रेड किया। अभी तो गोपाल ही थे, अब उनके बेटे धर्मपाल आ गए। उन्होंने जो उनके फादर ने उनको सौंपा अपना राज, उसको उन्होंने बहुत गंगा क्षेत्र तक फैला दिया। हिज सन देवपाला 810-50 conquered Orissa, Assam after Devpala that his successor were engaged in constant war with the neighbors both in north east and the south। तो देखिए अब जब उनके जो सक्सेसर थे, हिज सन सक्सेसर धर्मपाला, जो उनके मतलब बेटे थे धर्मपाल, उन्होंने उस क्षेत्र को गंगाई क्षेत्र तक, पूरे गंगा के पार तक, गंगा मैदान के पार तक उसको फैलाया। और उन्होंने 1770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। उनके पुत्र देवपाल ने फिर जो है उनके पुत्र देवपाल ने, यानी धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने 1810 से 1850 ईस्वी तक शासन किया। और देवपाल की जब मृत्यु हो गई, यानी कि हिज सन देवपाला 810-50 conquered Orissa, Assam after Devpala that his successor were engaged constant war with the neighbor both in north east and south। तो देखिए देवपाल की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उत्तर पूर्व और दक्षिण के अपने पड़ोसी, नेबर जो दिया है ना, नेबर, तो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ पाल्स, यानी कि फीचर ऑफ पाल्स में क्या है, देखिए पाल शासकों की विशेषताएं। द पाल्स हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विच हेल्प द एक्सपेंड देयर किंगडम। तो देखिए जो पाल शासक थे वो अपना राज्य विस्तार करने की ये मतलब उनके लिए एक योग्य सेना रखी थी। एंड सुलेमान द अरब मर्चेंट वॉज इम्प्रेस विद द एफिशिएंस। मतलब देखिए जो एक सुलेमान जो व्यापारी थे, अरब व्यापारी थे, वॉज इम्प्रेस विद एफिशिएंसी एंड मिलिट्री स्किल ऑफ पाल्स बाय द एलिफेंट मेंटेन बाय देम।
तो जो सुलेमान एक व्यापारी थे, अरब के व्यापारी थे, वो पाल शासकों के प्रशासन कुशलता और उनकी जो आर्मी थी उसके द्वारा, मतलब वो उसको देख करके बहुत ही प्रभावित थे। उनके द्वारा जो संगठित गज सेना थी, मतलब उसमें एलिफेंट भी इंक्लूडेड थे, जो उनकी आर्मी सेना थी उसमें हाथियों का भी एक ग्रुप मेंटेन, मतलब जो उनकी मिलिट्री थी उसकी जो उसमें जो है हाथियों के द्वारा वो मेंटेन की गई थी, मतलब उसमें हाथी भी बहुत सारे थे, तो जिससे कि वो अरब व्यापारी बहुत प्रसन्न हुए। द पाल्स फर्दर एक्सपेंडेड देयर पावर बाय एंटरिंग द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद नेबरिंग किंगडम। अब देखिए उसके बाद क्या किया, पाल शासकों ने अपने पड़ोसी राज्य के साथ संधि करके स्वयं को अधिक शक्तिशाली बना लिया था। मतलब उन्होंने क्या किया, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या है, नेबरहुड, जो उनके पड़ोसी थे उनके साथ मित्रता कर लें, और इस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को बढ़ा लिया। The Pals had close trade tied with Southeast Asia. This was one of cause of their strength and prosperity. Merchants were encouraged to participate active in the trade. अब देखिए वो क्या बता रहे हैं कि जो पाल शासक थे वो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठ व्यापारी संबंध थे उनके, और उनकी शक्ति और समृद्धि जो थी, मतलब जो उनकी पावर थी उसके महत्वपूर्ण रीज़न ये थे, उनके जो कॉज थे, इम्पॉर्टेंट कॉज जो थे वो ये थे कि व्यापारी इस व्यापार में सक्रिय भाग लेने के लिए पाल शासक द्वारा विशेष रूप से प्रोत्साहित किए गए थे। यानी कि जो मर्चेंट्स थे उनको इनकरेज किया गया था कि वो इस जो व्यापार है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। द पाल्स वर पैट्रॉन ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो जो पाल्स थे वो बौद्ध साहित्य के संरक्षक थे, यानी बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। इन फैक्ट गोपाला द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वॉज अ बुद्धिस्ट। तो जो इसके फाउंडर थे वो भी बौद्ध धर्म के फॉलोवर ही थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। द पाल्स इम्प्रूव द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड धर्मपाला फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देवपाला इवन ग्रांटेड 5 विलेज फॉर इट अपकीप। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि जो पाल शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देवपाल ने इस विश्वविद्यालय के खर्च चलाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है। द राजपूत। The Rajput claim to belong to clans of Kshatriya, Suryavansh, Sun family and Chandravansh, Moon family. Again, the 4 important Rajput clans of the period, Pratihar, Chauhan, Solanki and Parmars, claim to belong to Agnikul fire family. It is said that Yasna at Mount Abu there one time foreign warriors were purified to called Rajput. अब देखिए क्या बता रहे हैं कि जो राजपूत शासक थे वो सूर्यवंश और चंद्रवंश नामक 2 वंशों के वंशज होने का दावा करते हैं, कि मतलब वो दोनों या सूर्यवंश और चंद्रवंश के वंशज हैं। इस काल में 4 महत्वपूर्ण राजपूत वंश जो है वो है प्रतिहार एंड चौहान, सोलंकी और परमार। अपने को अग्निवंश का मानते हैं और कहा जाता है कि माउंट आबू में आयोजित एक यज्ञ में एक बार विदेशी योद्धाओं का शुद्धिकरण किया गया और उन्हें राजपूत बना दिया गया। मतलब अपने आप को ये अग्नि फैमिली का मानते हैं और ये कहा जाता है कि माउंट आबू में एक बार क्या किया था, जो विदेशी योद्धा है उनका शुद्धिकरण किया गया था और उन्हें राजपूत बना दिया गया था, प्यूरिफाइड किया गया था, शुद्धिकरण। द राजपूत एस्टेब्लिश किंगडम इन राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जो राजपूत थे उन्होंने राजस्थान, पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई भागों में अपने राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट इज प्रतिहार। थोड़ा सा मैं इसको कम करती हूँ। ये नेक्स्ट इज प्रतिहार। Pratihar are also referred as the Gurjar Pratihars because they descended from the Gurjar who had entered India shortly after the Huns। ठीक है, तो देखिए जो प्रतिहार हैं, प्रतिहार शासकों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है क्योंकि ये हूणों के तुरंत बाद भारत में पहुंचने वाले गुर्जरों के वंशज थे, हूणों के बाद ये आए थे।
द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नागाभट्टा। तो जो इनके पहले शासक थे इस वंश के वो नागभट्ट थे। और ही रूल्ड ओवर अवंती एंड द पार्ट ऑफ साउथ राजस्थान। और इन्होंने जो राज्य किया था वो अवंती और दक्षिण राजस्थान के भागों पर इन्होंने शासन किया था। The latter ruler fought for the control of Kannauj. Nagbhat II finally managed to annex Kannauj and made it his capital. अब देखिए, और बाद में क्या हुआ कि नागभट्ट जो थे उत्तरवर्ती शासक कन्नौज पर मतलब कन्नौज पर अधिकार चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने लड़ाई की। और नागभट्ट द्वितीय थे, उन्होंने कन्नौज को अपने साम्राज्य में फाइनली मिला ही लिया और उसको अपनी राजधानी बनाया। He however could not retain his position for he was, तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ, डिफीटेड बाय बोथ द राजपूत एंड देन बाय द पाल्स अंडर धर्मपाला। तो ये अलग बात थी कि पहले राजपूत के और बाद में धर्मपाल के नेतृत्व में पालों द्वारा पराजित किए जाने के बाद वो अपनी स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाए। ओके, The prestige of Pratihara was restored under Mihir Bhoja 836-85 and his son Mahendrapala 885-910. Mihir Bhoja, the most powerful the Pratihar king, captured Kannauj. अब देखिए क्या हुआ कि प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को मिहिर भोज ने, जो प्रतिहार थे उनकी जो प्रतिष्ठा बनाई, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो मिहिर भोज, जिनका टाइम पीरियड 836 से 885 था। और उनके पुत्र महेंद्रपाल, जिनका टाइम पीरियड 885 से 910 था, ने पुनः स्थापित किया। मतलब प्रतिहारों को फिर से वो लेकर के आए। मिहिर भोज प्रतिहार शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली और उसने कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया। मतलब उन्होंने कैप्चर कर लिया कन्नौज को और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इट इज प्रिज्यूम दैट मिहिर भोजा वॉज अ Vaishnav, since many of his coin have Varah Bhor incarnation of Vishnu. He also took the title Abhivara. He established trade relation with the Arab and imported horses of very good quality from Arabia and Central Asia. This made the Pratihara cavalry formidable. तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो मिहिर भोज हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उनके द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे, सिंस मेनी क्वाइंस है, तो जो क्वाइंस थे उनमें जो भगवान विष्णु के अवतार वराह के चित्र पाए गए हैं। और उसने स्वयं अविवराह उपाधि को धारण किया था। उसने अरब देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा अरब और मध्य एशिया से अच्छी नस्ल के घोड़ों का आयात भी किया था। मतलब गुड क्वालिटी के हॉर्स थे उनका उन्होंने आयात भी किया था। इन घोड़ों के कारण ही प्रतिहारों की अश्वरोही सेना अत्यधिक शक्तिशाली बन गई थी। ओके, नेक्स्ट है चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड 900 to 1202। So out of ruin of Pratihar Empire there arose many independent kingdoms. The most important of these was the kingdom of the Chandels. They were feudatory under the Pratihars. They declared their independence under the leadership of Hers in 900. Their most noted ruler of Kirtivarman 1007-1098. The Chandels succumbed to the attack Qutbuddin Aibak in 1202. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रतिहार के साम्राज्य के पतन के पश्चात, देखिए एक के बाद एक आता है, तो एक अटैक करता है तो दूसरे, कहने का मतलब एक ही तो शासन नहीं कर सकता है ना, तो एक के बाद एक लोग आते रहे और उनका जो शासन था उन्होंने शासन किया, उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद कोई और आया। तो सेम थिंग देखिए यहाँ पे क्या हुई कि अब प्रतिहार का जब एम्पायर जो उनका शासन खत्म हुआ तो वहाँ पे आउट ऑफ रून होता है ढह जाना, खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो जब प्रतिहार का शासन खत्म हुआ तो बहुत सारे जो राज्य थे वो इंडिपेंडेंट बन गए, अपने आप को स्वतंत्र उन्होंने बना लिया। चंदेल, फिर वही बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज वॉज किंगडम ऑफ चंदेल। तो उस वक्त में जो चंदेल का राज्य था सबसे महत्वपूर्ण था। फिर जो देवर फेडरेटरी अंडर द प्रतिहार, वो कौन थे? ये प्रतिहार शासन में जागीरदार थे। उन्होंने 900 ईस्वी में हर्ष के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कीर्तिवर्मन था, जिनका टाइम पीरियड 1070 ईस्वी से लेकर 1098 ईस्वी था।
तो जो चंदेल मतलब उनके जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासक 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित और नष्ट किए गए थे। मतलब उन पर जो है क्या किया था, कुतुबुद्दीन ने जो है आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए थे। तो चंदेल The Chandel left behind a distinctive style of architecture which can be seen in the world-renowned temple complex, the Khajuraho in Madhya Pradesh. The finest example is the Kendriya Mahadeva Temple, Kandriya Mahadeva Temple, built around 1000. There are also other temples dedicated to Vishnu and Jain religions leaders. चंदेल शासकों को जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित कर दिया गया, तो चंदेल शासक अपने पीछे एक विशिष्ट मतलब इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर, जो उनकी विशिष्ट शैली, भवन निर्माण, शिल्प कला छोड़ गए। भवन निर्माण की इस विशिष्ट शैली की झलक मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो के जग प्रसिद्ध मंदिरों में देखी जा सकती है। इन शैली का सुंदरतम उदाहरण जो है वो क्या है, 1000 ईस्वी के आसपास निर्मित कराया गया था कांडरी महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इस टाइम पीरियड में जो दूसरे अनदर टेम्पल थे वो वैष्णो धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे। परमार्स ऑफ मालवा 949-1305। ठीक है, तो देखिए परमार्स के बारे में क्या बता रहे हैं। द Parmars ruled in the regions around Malwa. Their capital was Dhar. The Parmars attained glory under Bhoja Parmar 1055. After him the Parmars declined and existed as a minor power till the occupation of Malwa by the Alauddin Khilji in 1305। अब देखिए वो क्या बता रहे हैं कि जो परमार और पवार शासकों ने आसपास के जो मतलब क्षेत्रों पे शासन किया, और जो इनकी राजधानी इन्होंने कैपिटल बनाई वो धार थी। परमार राजाओं ने भोज परमार, जिनका टाइम पीरियड 1010 से 1055 ईस्वी के नेतृत्व में काफ़ी पॉपुलरिटी इनको मिली थी। उसके पश्चात जो परमार वंश का पतन हो गया, मतलब वो डिक्लाइन हो गया, और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा को अपने अधिकार में ले लिया गया। और इस वंश के सबसे दुर्बल, क्योंकि इसमें जो है इस वंश में के दुर्बल शासक विद्यमान थे, इस वंश में जो दुर्बल शासक विद्यमान थे, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसको कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, They built a Neelkanteshwar temple at Udaipur, an artificial lake at Bhojpur, and many buildings in Dhar, Bhojpur, Dipalpur and Udaipur. Raja Bhoj also rebuilt the मांडू फोर्ट। अब देखिए इन शासकों ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर, भोजपुर में कृत्रिम झील एंड धार, भोजपुर दीपालपुर में तथा उदयपुर में अनेक बिल्डिंग बनवाई थी। और राजा भोज ने मांडू किलों का, फोर्ट होता है किला, मांडू किले का भी निर्माण करवाया था। सोलंकीज ऑफ गुजरात। The Solankis or Chalukyas rose to power under Maular Raja, who established himself in Gujarat. Siddh Raja was an outstanding ruler of the Solankis, under whom their influence extended over a large portion of central India. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो सोलंकी थे वो चालुक्य राजा गुजरात की स्थापना करने वाले मूल राजा के शासनकाल में अत्यधिक शक्तिशाली बने। इस वंश का एक एक बहुत ही पॉपुलर जो प्राप्त राजा था सिद्ध राजा था। इसने राजपूताना, कठियावाड़ तथा कच्छ जैसे मध्य भारत के विशाल पूरे भूभाग पर अपना जो है विस्तार कर लिया था। इसने पूरा जो है उस पर अपना कैप्चर कर लिया था। ओवर द लार्ज पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया, राजपुत्रा, कठियावाड़ा, कच्छ तथा सोलंकी किंगडम वॉज अनेक्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1320। तो इन्होंने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर पार्ट पर जो है अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन सोलंकी राज को 1321 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है,
Chauhans of Ajmer 975 to 1192. The founder of Chauhan dynasty was Singh Raja. Their first important ruler was Vishal Dev. Vishal Dev 1153-64. He captured Delhi from the Tomars who had built Delhi in 736. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो चौहान वंश के संस्थापक थे वो सिंहराज थे। उनका जो महत्वपूर्ण शासक था वो विशाल देव था, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1153 से 64 था। उसने तोमर शासकों को दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है। Chauhan of Ajmer 975 to 1192. The founder of Chauhan dynasty was Singh Raja. The first important ruler was Vishal Dev 1153 to 64. यानी कि जो ये जो चौहान थे, चौहान डायनेस्टी के जो फाउंडर थे यानी कि संस्थापक आप कह सकते हैं, उनके जो थे वो कौन थे, विशाल सिंह राज थे, सॉरी। और उनका जो पहला इम्पॉर्टेंट रूलर था यानी कि शासक, रूलर होता है शासक, जो था वो विशाल देव था, जिसका टाइम पीरियड था 1153 से 1164 तक, सॉरी। ही कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द तोमर्स हु हैड बिल्ड दिल्ली का दिल्ली इन 736। तो उसने क्या किया था, उसने तोमर शासकों को दिल्ली का यानी कि दिल्ली नगर का जो दिल्ली नगर का जो भाग था वो उसका निर्माण करवाया था, दिल्ली नगर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड 1179 to 92 वॉज देयर मोस्ट फेमस रूलर। तो जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे वो इस टाइम पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट शासक थे। पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज डिफीटेड यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने जो चौहानों का सर्वाधिक मतलब जो इम्पॉर्टेंट शासक थे पृथ्वीराज चौहान थे, और उन्होंने तराइन में प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी जो था उसको बुरी तरह से परास्त किया था या हरा दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कोर्ट पोएट चंद्रबरदाई बिकम फेमस फॉर हिज एपिक पोएम। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही चंद्रबरदाई नाम के एक कवि थे और जो कि बहुत ही फेमस थे, और मतलब वो अपनी बुक्स के लिए, अपनी पोएम्स के लिए बहुत फेमस थे। और उन्होंने जो है एक पृथ्वीराज रासो जो लिखी अपनी पुस्तक, उसके लिए जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अपनी पुस्तक के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और उस पुस्तक में एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान के शासन की ही घटनाओं का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो एन एक्सीलेंट नरेशन ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। उन्हीं के टाइम का जो मतलब उसमें क्या है, सारा कुछ है पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही सारी चीज़ें, उन्हीं के जीवन काल की सारी घटनाएं पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई जी ने लिखी हुई हैं। ओके। द फ्यूडेटरी सिस्टम। अब देखिए फ्यूडेटरी सिस्टम, जागीरदारी प्रणाली क्या है। द ट्रेडिशन ऑफ ग्रांडिंग लैंड टू ऑफिसर इन द लिeu ऑफ सैलरी इंक्रीज इन मेडिवल इंडिया। द पर्सन whom the grant who made was the grantee or feudatory. He had to pay a small part of the land revenue as tribute to the king. तो अब देखिए मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था, जो बढ़े हुए वेतन के बदले में अधिकारियों को भूमि देने की परंपरा थी। मतलब कि वेतन बढ़ाने के बदले में उनको ज़मीन दे दी जाती थी कि आप ये ले लीजिए बजाय वेतन बढ़ाने की। तो जिस व्यक्ति को ये भूमि अनुदान में या दान में दी जाती थी वो जागीरदार कहलाता था। तो मतलब जिसको ये ग्रांट मतलब दान में देना, जिसको दी जाती थी वो ग्रांटी, वो जमींदार कहलाता था। और वो उसे उस भूमि पर लगान के रूप में राजा को नजराना देना पड़ता था। तो जब वो उस भूमि पे लगान कह सकते हैं, राजा को थोड़ा बहुत नजराना देना पड़ता था वो अपने खर्च के लिए। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ट्रूप एट हिज ओन कॉस्ट टू द प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंट टू द किंग ड्यूरिंग वॉर्स। और देखिए इसके लिए नजराना तो देना ही पड़ता था, वो अपने खर्च पर सैन्य टुकड़ी का प्रबंध भी करता था तथा युद्ध काल में सहायता भी करता था। किसकी? राजा की। ठीक है। जो जागीरदार होता था उसका ये काम था कि वो सेना को भी देखे और उसका अरेंजमेंट करे, और जब युद्ध हो तो उसमें वो सहायता भी करे। इन द बिगनिंग द ग्रांटी डिन प्रोसेस। देखिए क्या कह रहे हैं,
एनी राइट ऑफ ओनरशिप टू द लैंड, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब मतलब उनको ये मिलता था, क्या काम बताया गया कि सेना का प्रबंध करना था और अपने ही युद्ध काल में राजाओं की मदद करना था। लेकिन ये स्टार्टिंग में जो ये फ्यूडरी जो जागीरदार थे उनको उस भूमि पर स्वामित्व नहीं मिलता था। एनी राइट ऑफ ओनरशिप टू लैंड, उस पृथ्वी पर यानी जो ज़मीन मिली है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। ही कुड बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज ग्रांट एंड हिज कुड बी रीअसाइंड टू समवन एल्स बाय द किंग। तो उनको जो है अपनी ही जो भूमि पर कोई अधिकार नहीं मिलता था, राजा उस भूमि को उससे लेकर किसी अन्य को दे भी सकता था, मतलब वो किसी और दूसरे को दे सकता था। इन ड्यू कोर्स हाउएवर द फेड्यूटरी राइट बिकम हेरिडिटरी एंड द ग्रांटी बिकम द वर्चुअल ओनर ऑफ द लैंड। लेकिन इसके बाद क्या होता था कि जब आगे चलकर इन फ्यूचर जो है जागीरदार जब उसका अधिकार अनुवांशिक हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक बन गया तो जागीरदार भूमि का स्थायी स्वामी माना गया, मतलब बाद में, ठीक है, जब वो उस पर करते 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 कि हाँ ये इतने टाइम पीरियड से हैं तो फिर बाद में उनको उनकी ज़मीन पे अधिकार मिल गया। Sometime the king granted entire districts, सोचिए डिस्ट्रिक्ट्स कंप्राइजिंग सेवरल विलेज, यानी कि ये देखिए कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता था, राज्य कई गांव वाले समूचे जिले को अनुदान में दे देता था, यानी कभी कभी जो राजा होते थे वो कई गांव वाले समूचे जिले को ही दान में दे देते थे। ऐसी भी वहाँ पर प्रथा थी। In such case the grantee reassigned the land to other who had pay a regular tribute to him। अब इस कंडीशन में क्या है, आप सोचिए गांव का गांव ही मिल गया, तो ऐसे में जागीरदार उस भूमि को कई भागों में बांट लेता था और उससे खुद वो अब वसूली करता था। फिर जब उसकी ज़मीन है उसको दे दी गई तो अब वो उस पर खुद भी पैसे लेगा, खुद भी वसूली करवाएगा। द फेडरेटरीज वर द थ्री मेन कैटेगरीज, ब्राह्मण and learned men receive tax free land grant called Brahmadev or Agrahar. These Brahmin not only kept the land revenue, they also owed no obligation to the king। अब देखिए जो ब्राह्मण होते थे, यानी कि जो जागीरदारी होती थी वो 3 टाइप होती थी। पहली ब्राह्मण तथा विद्वानों को अनुदान में दी जाने वाली, जिसको कि ब्रह्मदेय या अग्रहार भूमि कहते थे, और वो करों से मुक्त होती थी, मतलब उनको कर नहीं देना होता था। जो ये ब्राह्मण होते थे इनको कोई कर नहीं देना होता था, और ये ब्राह्मण दूसरे लोगों से कर वसूल करते थे और उन्हें राजा को भी कुछ नहीं देना पड़ता था। सोचिए कितने फ्री थे सब चीज़ों से बिल्कुल, कि उन्हें ना वो कर ले भी रहे हैं, ज़मीन भी उनकी है और उन्हें राजा को भी कुछ भी नहीं देना पड़ता था। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द ऑफिसर who was granted a reward for their service. These officers later assumed the role of local chief and even carved out kingdom for themselves। अच्छा, जो दूसरी जागीरदारी की जो दूसरी श्रेणी थी वो उन अधिकारियों की थी जिन्हें सेवा में पुरस्कार रूप भूमि दी जाती थी। इन अधिकारियों को आगे चल करके स्थानीय मुखिया, मतलब आगे चल करके क्या हो जाते हैं, ये स्थानीय मुखिया बन जाते थे, और या फिर ये मतलब ये ब्राह्मण से फिर भी ये जो ब्राह्मणों को जो मिला था राइट, उनसे इनका फिर भी कम था। इनके अधिकारी आगे चलकर स्थानीय मुखिया का कार्य संभाला और उसके लिए पृथक रियासतें भी बना ली। ठीक है, तो ये तो थी सेकेंड कैटेगरी। द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द डिफीटेड किंग हु could retain their land in return for tribute to military help to the victorious king। और तीसरी श्रेणी में वे राजा आते थे जो हारे हुए होते थे, तो वो तथा विजयी राजा को उनको देना होता था नजराना या गिफ्ट कुछ, तो वो वही जो आर्मी होती थी, आर्मी सेना जो होती थी उसकी हेल्प के लिए वो अपनी भूमि वापस कर सकते थे, मतलब वो विजयी राजा को नजराना एवं सैन्य सहायता देने पर अपनी भूमि वापस प्राप्त कर सकते थे। ओके, ये अपनी भूमि देखिए, ये मैंने थर्ड कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी जो मैंने बताया वो ये है, मैंने ये शायद आपको दिखा नहीं। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड टू ऑफिसर, ये है ना, होम हैड ग्रांटेड एज अ रिवार्ड फॉर देयर सर्विस देयर ऑफिसर लेटर अज्यूम द रोल ऑफ लोकल चीफ, यानी कि वही कि उनको पुरस्कार के रूप में मिलता था उनके काम के लिए ऑफिसर्स को, और फिर बाद में वही जाकर के मुखिया बन जाते थे उन्हीं स्थानीय अपनी जगहों पर। और जो थर्ड कैटेगरी होती थी वो हारे हुए राजा होते थे जो कि अपने मतलब विजयी राजा को नजराना या सैन्य सहायता देने पर अपनी भूमि को रिटर्न पा सकते थे। इफेक्ट ऑफ द फ्यूडिटरी सिस्टम, अब देखिए क्या है इसका प्रभाव भाई, जागीरदारी प्रथा के प्रभाव क्या है। फर्स्ट क्या है, सिंस
Since the feudatories sent only a small part of land revenue to the king, the royal treasury they had lesser money than the combined wealth of the feudatories. अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि जागीरदार लोग राजा को भूमि में लगान का एक छोटा सा अंश बेचते थे, यानी जो ये जमींदार थे, जागीरदार थे, कि छोटा सा अंश जो है लगान के रूप में भेजते थे, और राजकोष में सभी जागीरों के संयुक्त धन से कम, मतलब जो राजकोष होता था, मतलब जहाँ पे पैसे कलेक्ट होते थे, सभी जागीरों के संयुक्त धन से कम धन एकत्र हो पाता था। मतलब जितनी भी जागीरें हैं उसमें से थोड़ा सा धन इकट्ठा हो पाता था। ओके, नेक्स्ट है वेट। सेकंड है with time the number of feudatories increased this lesson and land directly under the control of king and consequently the land revenue decreased too। अब आगे चल के क्या हुआ, जमींदारों की संख्या में जो है वृद्धि होती गई। इससे क्या हुआ कि जो राजा का डायरेक्ट कंट्रोल था वो मतलब वो बहुत कम भूमि रह गई, और जो भूमि का लगान है वो दिन प्रतिदिन कम होता गया, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ गए ना। जब नंबर ऑफ जागीरदार ज़्यादा बढ़ गए तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था कि वो कम करना पड़ा उनको भूमि। विथ लेजर हेड रेवेन्यू द किंग वॉज अनेबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब देखिए भूमि का जो लगान है जब वो कम हो गया तो जो राजा था वो एक अच्छी, मतलब एक आर्मी जो है नहीं बना पा रहा था उसकी वजह से। द किंग बिकम डिपेंडेंट ऑन ही फेडरेटरी फॉर मनी एंड ट्रूप। द ट्रूप्स ऑफ प्राइमरी लॉयल्टी वॉज देयर फ्यूडल चीफ। अब देखिए क्या हुआ कि धन के लिए, यानी कि पैसे के लिए, आर्मी के लिए राजा को अब किस पे डिपेंडेंट होना है, जागीरदारों पे। उन पे ये जो होते थे, ये सेना राजा के प्रति कम और जागीरदार के प्रति काफ़ी फेथफुल होती थी। क्यों? क्योंकि भाई पैसे वो लगा रहे हैं, देख रेख वो कर रहे हैं, राजा तो उन्हीं पे डिपेंडेंट है, जागीरदार पे, तो वो सेना भी उन्हीं के लिए ज़्यादा फेथफुल होती थी। विद मनी एंड ट्रूप ऑफ देयर डिस्पोजल एंड अ वीकेंड पोजिशन ऑफ किंग The feudatories started declaring their independence. The Pratihars, Chauhan, Chandel and Parmars were all feudatories before they broke away from their own kingdom। अब क्या होता था, जब राजा की स्थिति कमज़ोर हो जाती थी तो वो क्या करते थे, जो जागीरदार होते थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। वो मतलब अपने आप को कि हम, जब आप मुझ पर डिपेंड हैं तो आप बड़े क्यों, मैं बड़ा हूँ, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और अपने राज्यों की स्थापना करने से पहले, मतलब अपने राज्यों की स्थापना करने से पहले प्रतिहार, चौहान, चंदेल और परमार ये सब भी जागीरदार ही थे, जिन्होंने क्या किया था, बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल हो गए थे। विद पावर एंड वेल्थ came jealousy, dispute and rivalry among the feudatories. These result in frequent war among them. Initially land revenue was collected in the name of the king. Over the time था, यानी कि देखिए क्या कह रहे हैं कि अब जो ये मतलब जागीरदारों के जो पावर था और धन, इसमें दोनों ही बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, उनके बीच जो है जेलसी हो गई, आर्गुमेंट होने लगा, एक तरीके से एनिमी हो गए एक दूसरे के, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। ठीक है, आपस में लड़ने लगे। देखिए 7th पॉइंट क्या है, इनिशियली लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन द नेम ऑफ किंग ओवर द टाइम था। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पहले तो लगान जो था वो राजा के नाम पे संग्रह किया जाता था, लेकिन बाद में देखिए क्या हुआ, ओवर द टाइम बाद में फिर क्या हो गया, ये देखिए फ्यूडेटरीज स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू इन देयर ओन नेम। इसके बाद जो जागीरदार थे उन्होंने अपने नाम से जो है वो लेना शुरू कर दिया, क्या, लगान लेना शुरू कर दिया। अब क्या है, ओके, द फ्यूडेटरीज स्टार्टेड इम्पोजिंग देयर ओन टैक्सेस एंड इवन फोर्स द पीजेंट टू डू फ्री लेबर। द पुअर पीजेंट कुडंट अपील टू द किंग बिकॉज दे वर नो लॉन्गर इन टच विद हिम। तो अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों पर अपने कर लगाने शुरू कर दिए, जिससे निःशुल्क मजदूरी कराने लगे। निर्धन किसान इसकी शिकायत राजा से नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा से किसी का संपर्क नहीं हो पाता था। तो दस द फ्यूडेटरी सिस्टम वीकेंड द किंग एंड किंगडम ब्रॉट माइजरी टू द पीजेंट। तो इस तरीके से जो ये फ्यूडेटरी सिस्टम था ये किसानों के लिए और छोटे लोगों के लिए बहुत ही ख़राब था, जिससे कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। Society. The political and economic power of the kings had declined greatly. They lived in luxury. They built beautiful temple, magnificent
palaces and wore expensive clothes and jewelry. The luxury lifestyle of the king were copied by their feudatories. अब देखिए, जो कहने का मतलब ये राजाओं की राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का बहुत पतन हो गया। वे विलासिता में जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने सुंदर मंदिर, आलीशान महल बनवाए तथा महंगे महंगे आभूषण वस्त्र पहनते थे। तो राजा की ये जो लाइफ स्टाइल देख करके जो जागीरदार थे वो भी उनकी नकल करने लगे। और जब वो उनको नकल करने लगे, विद द राइज ऑफ राजपूत द ब्राह्मण गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। दे रिसीव टैक्स फ्री लैंड ग्रांट अ लॉट एंड लेड अ लाइफ ऑफ द लग्जरी। तो जब राजपूत की ओरिजिन हुई तो उनके टाइम में जो ब्राह्मण शासक थे उनको तो बहुत संरक्षण प्राप्त था भाई, वो उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, जिससे कि उनको ज़मीनें मतलब दान में मिल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको गांव के गांव दे दिए जा रहे थे। और वो भी बहुत ही ऐश्वर्य का जीवन फिर वो बिताने लगे जो ब्राह्मण थे, लग्जरी लाइफ। ब्राह्मण वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर, दे टॉट द propagated the Sanskrit language, the reinterpreted the Vedic text and even rewrote the धर्म शास्त्र too। तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स होते थे उनको बहुत इम्पोर्टेंट मिली हुई थी ना, तो उनको जो है एक ब्राह्मणों को शासक का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने संस्कृत भाषा की शिक्षा और उपदेश दिए, मतलब प्रीच करा, संस्कृत लैंग्वेज सिखाई। वे संस्कृत भाषा के प्रचारक बने। अन्य जातियों पर अपनी श्रेष्ठता को थोपने के लिए उन्होंने वेद ग्रंथों की पुनः व्यवस्था और धर्मशास्त्रों की पुनः नए सिरे से लिखा। समझ रहे ना, मतलब एक तरीके से उन्होंने जो ब्राह्मण थे उन्होंने फिर से धर्मशास्त्र को लिखा ताकि जो दूसरे लोग थे जो अपनी श्रेष्ठता को प्रूव करने के, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको वो छोटा बता पाएँ। 10 कास्ट रूल्स बिकम मोर रिजिड। तो इस तरीके से जो कास्ट, जो जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रोफेशन ऑफ क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर हु लुक डाउन अपॉन ट्रेड फ्लोरिश इन सर्टेन रेन ओनली इन द ईस्ट, इन द प्लेन कैरिज द फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया। दे ऑल्सो इनकरेज मर्चेंट guild and participate in the trade. The Pratihars promoted trade. The Pratihars promoted trade relation with the Arab. So during this period, अब इस टाइम के दौरान, इस अवधि में, यानी कि इस टाइम के दौरान जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, व्यवसाय घृणा से मतलब इनके जो प्रोफेशन था उसको घृणा से देखा जाने लगा। व्यापार केवल कुछ ही क्षेत्रों में था और पाल राजाओं के शासनकाल में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ साथ समृद्ध व्यापार चल रहा था। उन्होंने व्यापार संघों को भी इस व्यापार में प्रतिभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतिहारों ने अरब देशों के साथ व्यवहार संबंध बढ़ाए। शूद्र, मोस्ट शूद्र वर पीजेंट who cultivated the land and were actual produce, yet they remained poor and exploited. They were overburdened with the tax. Beside cultivating the land, they also gave free manual labor to their lord. They enjoyed no privilege and were tied to the, मतलब देखिए कि जो शूद्र होते हैं इनके बारे में बता रहे हैं कि एंड वर टाइड टू द लैंड विद नो प्रोस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टेटस। प्रिविलेज होता है विशेषाधिकार। तो जो शूद्र थे वो कृषक थे, ये कृषि कार्य करते थे और इनका जो वास्तविक उत्पादक भी वही थे। खाद्यान्न जो उत्पादन करते हैं वो यही हैं। फिर भी जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी और उनको बहुत ऊंचा लगान देना पड़ता था। उनका शोषण किया जा रहा था, जमींदार के यहाँ वो बेगार करना पड़ता था। उन्हें किसी प्रकार का प्रिविलेज नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। वो हर समय बैलों की भांति खेतों में काम करते रहते थे एवरी टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनके जीवन स्तर में किसी प्रकार का भावी सुधार होने की भी संभावना नहीं थी। Women of the upper caste remained indoor. Women of the lowest caste, however, had to work with their men folk to get living. Certain evil practice became widely prevalent from this period. तो अब देखिए जो औरतों की बात करें तो जो बड़े घरों की महिलाएं थीं, धनी वर्ग की महिलाएं थीं, वो बाहर निकलती थीं। निम्न जाति की महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए गांव के पुरुषों के साथ मजदूरी और कृषि कार्य करना पड़ता था। तो इस अवधि में कुछ बुरी प्रथाएं भी प्रचलित थीं। अब वो बुरी प्रथाएं क्या थीं देखिए। Contemporary writers testify to the practice self-immolation by widows. This practice was called sati. Early marriage for the girls was general rule. Widow remarriage was the taboo. Polygamy was prevalent. आप देखिए
इसके साथ क्या चीज़ थी कि जो लेखक लिखते हैं उनके ग्रंथों के अकॉर्डिंग विधवाओं के आत्मदाह करने की घटनाओं का वर्णन है, जिसको सती प्रथा कहा जाता था। बालिकाओं की छोटी उम्र में शादी हो जाती थी और बाल विवाह की प्रथा जारी थी। विधवा पुनर्विवाह पर पूर्णता प्रतिबंध था और बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। यानी आप समझिए कि जो विडो हो गई तो अब अगर कम उम्र में हुई विडो तो वो दोबारा रीमैरिज नहीं कर सकती है, और छोटी ही उम्र में शादी हो जाती थी। मतलब बहुत तरीके के रूल रेगुलेशन थे जो कि बहुत ही वर्स और बहुत ही ख़राब थे। राजपूत women of royal and noble household committed mass suicide or johar on being informed defeat their menfolk at war. For example, Rani Padmini along with other committed johar when Alauddin Khilji defeated her husband. अब देखिए, जो राजघराने की औरतें थीं, बड़े बड़े रिच फैमिलीज से बिलोंग करती थी राजपूत महिलाएं, वो भी युद्ध में अपने जब उनके हस्बैंड पराजित हो जाते थे तो जौहर करती थी, जिसको जौहर बोलते थे, यानी कि अपने आप को ख़त्म कर देना। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल था कि पद्मिनी रानी, जो पद्मिनी थी, उन्होंने भी जौहर कर लिया था जब उनके पति को पराजित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उन्होंने भी अन्य महिलाओं के साथ पद्मावती ने भी मतलब अपने आप को ख़त्म करा था, अपना जौहर किया था, अपने आप को सती कर लिया था। रिलीजन, द राजपूत वर फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म and Saivism. The worship of Krishna thought to be an incarnation of Vishnu become popular during this period. तो अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो राजपूत थे वो वैष्णविज्म और शैविज्म के फॉलोवर थे, और कृष्णा, जो कि कृष्णा थे, कृष्णा की उपासना उन्हें विष्णु का अवतार मानकर की जाती थी। तो इस तरीके से द वर्शिप ऑफ शक्ति इन फॉर्म ऑफ काली, लक्ष्मी, दुर्गा, जगदम्बा वॉज वाइडली प्रेवलेंट। दे वर रिकॉग्नाइज एज द कंसर्ट ऑफ शिवा एंड विष्णु। अब इसी तरीके से जो कृष्ण जी की पूजा उन दिनों बहुत प्रचलित थी, और काली, लक्ष्मी माता, दुर्गा, जगदम्बा, काली माता के रूप में शक्ति की पूजा बहुत प्रचलित थी। उन्हें शिव और विष्णु की पत्नियां माना जाता था। एजुकेशन, the Brahmin imparted education in the Sanskrit language among the important centers of learning were Varnalanda, Udhanpura and Vikramshila. मतलब उद्यानपुरा and Vikramshila universities, the temples, math and monasteries, and also imparted education, while the literature, philosophy and religious studies were given importance. यानी कि जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत भाषा में शिक्षा दी। प्रमुख शिक्षा केंद्र थे जो नालंदा थे, उद्यानपुरा थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। मंदिर, गढ़ और विहारों में भी शिक्षा दी जाती थी, और जो लिटरेचर था, साहित्य, दर्शन और धार्मिक शिक्षा, धर्मशास्त्र के अध्ययन पर विशेष महत्व दिया जाता था। लेकिन जो स्टडीज़ इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी वर निगलेक्टेड वर्क द एंशिएंट पीरियड। लेकिन जो ये खगोल शास्त्र, गणित, विज्ञान, इसकी जो थोड़ी सी जो स्टडी थी, इसकी उपेक्षा बरती जाती थी। दीज वर स्टडीज़ बट नथिंग वॉज एडेड टू द नॉलेज। ये मतलब की जाती थी, इनकी भी पढ़ाई होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इन पर फोकस नहीं होता था, ये डेवलप नहीं हो पाया था। इंडियन मेडिकल साइंस व्हेन द वर्ड which was world famous in earlier time progressed no further, because it was said that anyone who touched a dead body would lose caste. Traveling aboard, crossing the sea was now a taboo. All this prevented now discoveries and advance in the knowledge. अब देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिकाल मतलब उस इंडियन मेडिकल साइंस की जो अगर बात करेंगे हम लोग, तो चिकित्सा विज्ञान अधिक प्रगति नहीं कर पाया, क्योंकि कहा जाता था कि शव को छूने या समुद्र पार यात्रा या विदेश यात्रा करने की व्यक्ति जो अगर करते थे ऐसा कुछ कि यात्रा कर रहे हैं या विदेश जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जाति छीड़ हो जाती थी, मतलब उनको छोटा समझा जाता था और उनको जाति से बाहर कर दिया जाता था। तो इस वजह से, इस कारणों से ही वो नई खोजें और जो डेवलपमेंट था वो रुक गया, क्योंकि लोग डरते थे ऐसा करने से कि उनको बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। लिटरेचर, मोस्ट लिटरेरी वर्क इन संस्कृत विद द राइज ऑफ रीजन किंगडम, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वॉज इन फॉर्म ऑफ बायोग्राफी इन फ्रेज ऑफ रूलर। तो देखिए क्या है, इस काल में मतलब इस पीरियड में जो ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और क्षेत्रीय राज्यों की वृद्धि होने पर अधिकांश साहित्य शासकों की प्रशंसा में, मतलब उनके
उनको फ्रेज करने के लिए जो बायोग्राफीज़ लिखी गई, फ्रेज मतलब प्रशंसा होता है, उनके प्रशंसा में मतलब लिखा गया। तो विल्हड़ की यानी कि विल्हना विक्रमा देवचरिता एंड कल्हण रजत तरंगिणी बिलोंग दिस कैटेगरी। अब इसी तरीके से जो देखिए बता रहे हैं कि विल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखी थी और कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी थी, जो कि राजाओं की प्रशंसा में थी। Among the Krishna literature, the most famous Geet Govind written by Jaydev, who was born in Bengal in 12th century. Another great work of the period was Katha Sarita Sagar. अब देखिए कह रहे हैं कृष्ण साहित्य में जो जयदेव द्वारा रचित जयदेव ने जो लिखा था वो गीत गोविंद सर्वाधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जयदेव का नाम 12वीं शताब्दी में जन्म जो उनका हुआ था वो बंगाल में हुआ था। और इस काल की अन्य रचना जो दूसरी रचना की गई जो जैसे कि अभी विक्रमांक देवचरित थी और रजत तरंगिणी है, उसी तरह से सरिता सागर हुई इस टाइम की। और ये क्या है, कथा सरिता सागर लिखी गई। तो कथा सरिता सागर इज़ अ कलेक्शन, वेट अ मिनट, तो कथा सरिता सागर इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ स्टोरी, एक सेकेंड, तो ये जो है ये क्या है, ये कथा, ये स्टोरीज का संग्रह है, ठीक है। The common people speak upbranch or the unrefined language quite different from classical Sanskrit. The Bhakti saint preached and sang upbranch, thus local dialects begin to, देखो बहुत सारे कॉमन लोग ये कहते थे कि जो अपभ्रंश है या अशुद्ध अपरिष्कृत भाषा है, मतलब ये अशुद्ध है, ये शास्त्रीय संस्कृत से एकदम भिन्न है, ऐसा लोग बताते थे। लेकिन द भक्ति सेंट प्रीच एंड सैंग इन अपभ्रंश, तो जो लेकिन जो भक्ति मार्ग के संत थे वो अपभ्रंश भाषा में उपदेश भी देते थे और भजन भी गाते थे। दस लोकल डायलेक्ट बिगिन टू गेन प्रोमिनेंस एंड वेरियस रेन। द earliest work in Marathi, Gujarati and Bengali can be traced back this period. पृथ्वीराज रासो, a work by चंद्रबाई, is composed in राजस्थानी लैंग्वेज। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इस प्रकार जो स्थानीय जो थे प्रोविंसेस थे, भाषाओं में भाषा को कई क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त थी। मराठी, गुजराती, बंगाली में लिखी गई जो पुरानी किताबें हैं वो इसी टाइम की जो है खोजी हुई हैं। चंद्रबरदाई द्वारा जो लिखी गई, चंद्रबरदाई ने जो पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो, वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई। आर्किटेक्चर, as you have already studied, the king were great temple builder. The temple of Khajuraho and Mount Abu stand witness of this. From the 8th century of 13th century, many beautiful temples were built. Outstanding among there are two temples, Bhubaneswar, the Lingaraj temple, and the Sun temple of Konar, Odisha. The Sun temple was designed to resemble to divine chariot borne on huge wheel and drawn by horses. Most of Hindu temple were dedicated to Shiva or Vishnu. तो देखिए कह रहे हैं कि जैसे कि पहले भी आप जानते हैं कि इस टाइम के जो राजा थे उन्होंने मंदिरों को बनवाया था। खजुराहो तथा माउंट आबू के मंदिर जो है इसके प्रमाण हैं, इसके प्रूफ हैं। और 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मतलब अनेक जो है सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया। इसमें उड़ीसा के प्रमुख मंदिर थे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर विशाल पहियों वाले देवी रथ से मिलता जुलता बनाया गया था। हिंदुओं के अधिकांश मंदिर जो शिव और विष्णु को ही समर्पित थे। ओके, महमूद गजनी ऑफ इंडिया, तो महमूद गजनी इन्वेशंस ऑफ इंडिया। Mahmud of Ghazni was the Turkish ruler of Ghazni who came to throne in 997 AD. After the death of his father, he was mighty general and great warrior and conqueror. तो देखिए महमूद गजनी जो था वो तुर्की शासक था जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 997 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वो शक्तिशाली सेनापति था, बहुत ही ग्रेट वॉरियर था और कॉन्करर विजेता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी एंड हैड अ ग्रेट थर्स्ट फॉर वेल्थ एंड पावर। वो बहुत ही लालची था और मतलब इतना ज़्यादा लोभी था कि सत्ता पाने के लिए बिल्कुल पागल सा, थर्स्टी मतलब प्यासा था।
तो देखिए उसने क्या किया, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन ही टर्न टुवर्ड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1000 टू 1026 AD ही इन्वेडेड इंडिया अबाउट 17 टाइम्स। अब देखिए कि मतलब अपनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद उसने भारत की तरफ रुख किया, यानी कि भारत को जीतने के लिए चला और 1000 से 126 तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हिज एम वॉज नॉट कॉन्कर एंड ऑक्यूपाई इंडिया बट टू कैरी अवे द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ इंडिया। तो उसका मकसद ऐसा नहीं था कि वो भारत को जीत ले और वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए या इस तरीके से। हिज एम वॉज नॉट टू कॉन्कर एंड ऑक्यूपाई इंडिया, मतलब कहने का मतलब उसको इंडिया में नहीं रहना था, बट उसका जो मेन मोटो था वो क्या था, उसका लक्ष्य भारत पर विजय प्राप्त करके यहाँ राज्य की स्थापना नहीं था। उसका लक्ष्य था कि वहाँ की धन संपत्ति लूट करके अपने देश ले जाए। ही लेड एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट जयपाल the king of Punjab in 1001 AD. He defeated him and the captured पेशावर। तो उसने क्या किया, देखिए 1000 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उनको जो है पराजित करके महमूद गजनी ने पेशावर को अपने अधिकार में ले लिया था। इन 1008 AD he led an army against आनंदपाल द रूलर ऑफ पंजाब। और उसके बाद 1008 में फिर उसने चढ़ाई की आनंदपाल पे, जो कि पंजाब के शासक थे। He gave him a crushing defeat near Peshawar and annexed Punjab in 1009 AD. He attacked the fort of नागरकोट of कांगड़ा। अब देखिए उसने क्या किया था ना, आनंदपाल अटैक किया और उसने जो है उनको पेशावर के निकट पराजित कर दिया। उसके बाद 1009 AD में ही अटैक्ड फोर्ट नगरकोट। अब उसने नगरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई करी थी और फिर उसके बाद ही कैप्चर द फोर्ट एंड प्लंडर्ड द टेम्पल बिकॉज द ग्रेट वेल द कॉन्टेड ही रिटर्न टू गजनी विद द ह्यूज बूटी। तो अब देखिए उसने फिर क्या किया, नगरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई की और किले पर कब्जा किया। मंदिरों में जितनी भी धन संपत्ति उसने लूट लिया और उसको लूट करके अपनी जो लूट का माल था वो लेकर के गजनी वो लौट गया। बूटी मीन्स लूट होता है बेटा। His 12th expedition was direct against Mathura and Kannauj in 1018 AD. He defeated their rulers, ransacked 2 cities and looted the temple. A huge amount of gold, silver and jewels came in his hand. His most famous attack was directed against the celebrated Hindu temple of Somnath, situated in extreme south of Kathiawara in 1025 AD. The Rajputs fought bravely but were defeated in the end. He broke the idols and returned to Ghazni with a large booty. अब देखिए फिर क्या किया उसने, उसका 12वां जो अभियान था वो 1118 में मथुरा पर और कन्नौज के विरुद्ध हुआ। इन राज्यों के शासकों को भी उसने परास्त किया और दोनों नगरों को अपने अधिकार में ले लिया तथा मंदिरों पर चढ़ावे के जो अपार धन को लूट लिया। इस लूट में उसे सोना चांदी आभूषण का बड़ा भंडार उसके हाथ लगा। उसका सर्वाधिक आक्रमण हिंदुओं के पवित्र मंदिर सोमनाथ पर हुआ। यह मंदिर कठियावाड़ के एकदम दक्षिण में स्थित था तथा इस पर 1025 में आक्रमण किया गया। राजपूतों ने राजपूत फॉर्ट ब्रेवली, बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन वो पराजित रहे। महमूद ने मूर्तियों को लूट लिया और लूटकर विपुल धन लेकर के अपने देश गजनी लौट गया। मोटिव फॉर इन्वेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए विद व्हाट मोटिव इन माइंड महमूद इन्वेड इंडिया एंड क्वाइट डिफिकल्ट टू डिसाइड। सम से दैट दे इन्वेड इंडिया फॉर पॉलिटिकल रीजन एज ही वांटेड टू ले फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। देखिए अब वो कह रहे हैं कि गजनी का भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो बस सबके जो है इसमें अलग अलग मत थे, क्योंकि ये कहना कठिन है कि भारत पर आक्रमण करने के पीछे महमूद गजनी का क्या लक्ष्य और उद्देश्य था। कुछ जो हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आया था और दे assert the Mahmud's only aim of invading was not nothing else but the plunder the enormous wealth of his country. Mahmud attacked India 17 times and won the all battle. He fought with the ruler of native state, but he never wanted to conquer India and lay the foundation of Muslim rule in India. He मतलब देखिए वो कह रहे हैं ना कि महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करने का एक लक्ष्य इस देश की विपुल संपत्ति को लूटना था और उसको ले जाना था अपने देश, क्योंकि भारत ने यहाँ पे महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वो समूचे काल में स्थानीय शासकों को युद्ध से लड़ता रहा, लेकिन वो भारत को जीत कर यहाँ मुसलमान शासन स्थापित करने की इच्छा कदापि नहीं रखता था।
क्योंकि अगर देखिए उसका जो मोटो था, कहने का मतलब ही फुल्ली रियलाइज दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंट्रोल द इंडियन टेरिटरीज फ्रॉम गजनी, क्योंकि वो जानता था कि गजनी से यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं रख सकता था, पूरे भारत पे वो नहीं नियंत्रण कर पाना उसके लिए मुश्किल था। तो इसलिए हिज एक्सपेक्टेशन वॉज नथिंग वॉज प्लंडरिंग रेड एंड ही फेल्ट सेटिस्फाइड विद एनॉर्मस वेल्थ ही गॉट फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए युद्ध के अभिमान, अब जो युद्ध किया उसने और जो उसने लूट पाट की, उससे उसको बहुत सारी धन संपदा गजनी ले जाना ही उसका उसी में मतलब वो सेटिस्फाइड था, जो उसको मिला सारा कुछ धन संपदा इनॉर्मस मतलब एक बड़े पैमाने पे जो मिला उसी से वो संतुष्ट था। मोहम्मद गोरी invasions of India, political condition on the eve of Ghori's invasions of India। अब देखिए क्या कह रहे हैं, toward the end of 12th century on the eve Muhammad Ghori invasion of the India, the country presented very dismal outlook। The rest of North India was held by the Rajput, who were still grouping in dark and had not learned anything even after getting defeat from Mahmud Ghazni। तो अब क्या कह रहे हैं कि देखिए जो 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। उत्तर भारत का शेष भाग राजपूत शासकों के अधीन था। महमूद गजनवी के एक के बाद एक जो उसने अटैक किए थे, उससे जो है क्या हुआ था, जो कंडीशन हो गई थी वो बहुत ही ज़्यादा रफ हो गई थी। तो उससे जो है क्या हुआ कि एक के बाद एक आक्रमण करने के पश्चात भी इन शासकों की जो आंखें थी वो खुली नहीं। ठीक है, तो महमूद गजनवी इन the 11th and 12th century the Muslim appeared again on horizon of India and presented the same sorry figure। At the time the state were busy fighting with one another in this way, wasted much their resources which they could have to otherwise have used against a common foe। तो अब देखिए महमूद गजनवी के एक के बाद एक आक्रमण करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आया और वो अपनी विलासिता में डूबे रहे। तो इस तरह से वो क्या है ना कि जो कंट्री के प्रति उनका कोई भी प्यार नहीं था। तो इस तरह से भारत की जो क्षितिज हॉरिजन जो है ना, क्षितिज जो पर 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुसलमानों के पुनः आक्रमण प्रकट होने पर भी भारत की शासन व्यवस्था पूर्ववत ही बनी रही। यहाँ के छोटे छोटे राज्य परस्पर झगड़ते थे, वो एक दूसरे को इसी में उनका धन बर्बाद होता था। विदेशी आक्रमण की से प्रतिरक्षा हेतु सैन्य संगठन एवं प्रशिक्षण हेतु उनके पास धन का अभाव रहता था। Their mutual jealousy didn't allow them to patch up their differences even the time of some national danger। Most of states in northern India were held by Rajput chief who had a great passion for fighting। Sometimes this passion unnecessarily involved them in warfare in the which दिस सो ऑफन लॉस्ट मच देयर मैन एंड मनी। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ये शासक परस्पर आपस में बहुत जलते थे। तो राष्ट्रीय कोई डेंजर है, कोई देश पे खतरा है, उसमें ऐसा नहीं है कि अपने मतभेदों को बुलाकर एक हो जाए। लगभग समूचा उत्तर भारत ये नहीं हो सकते थे। तो अगर समूचा उत्तर भारत राजपूत राजाओं के अधीन था। ये लोग अत्यधिक युद्ध प्रेमी थे, लगभग युद्ध मतलब करते ही रहते थे। उन्माद कभी कभी अनावश्यक युद्धों में भी फंसा देता था, जिससे जन धन पैसे सबकी बर्बादी होती थी। मोटिव्स फॉर इन्वेंशन। The Ghori ruled over a small principality of the Ghori between Ghazni and here the feudatory of Mahmud Ghori under his weak successor Ghyasuddin asserted his independence and made his brother Muhammad Ghori the ruler of his kingdom after देखिए फिर से एक बार सॉरी, ये देयर म्यूचुअल ज्वेलसी मैंने बताया ना कि आपस में जलते रहते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एकजुट नहीं हुए कि अगर नेशनल हमारे राष्ट्र को खतरा है तो एकजुट होकर के हम उसको बचा लें, ऐसा कुछ नहीं। वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और बिना मतलब कि अननेसेसरीली जो युद्ध में इन्वॉल्व रहते थे, जिससे धन खत्म हुआ उनका। मोटिव्स फॉर इन्वेंशन देखिए, द गोरी रूल्ड ओवर द स्मॉल प्रिंसिपलिटी ऑफ घोर बिटवीन गजनी एंड हेयर feudatories of Mahmud Ghazni under his weak successor
Giyasuddin asserted his independence and made his brother मोहम्मद गोरी the ruler of this kingdom. अब देखिए क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी गजनी तथा हेरत के बीच महमूद गजनी के अधीन गौर नामक एक छोटे से क्षेत्र का सामंत और जागीरदार था। महमूद गजनी के जो दुर्बल सक्सेसर थे, मतलब जो उनके उत्तराधिकारी थे, वो उनमें गयासुद्दीन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने भाई मोहम्मद गोरी को सिंहासन पर उसने बैठा दिया। आफ्टर सिटिंग राइट अफेयर ऑन हिज किंगडम, तो उसने क्या किया, ही टर्न हिज अटेंशन टू रिच प्लेन ऑफ इंडिया। तो जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, उसने अपना पूरा ध्यान भारत के समृद्ध मैदानी भागों में लगा दिया। ही invaded India 1175 AD and conquered Multan and Uch. He annexed them to his kingdom. He was badly defeated by the brave Rajput ruler Raja Bhimdev II and was forced to return to Ghor. तो उसने 1175 में भारत पर आक्रमण किया और इस तरह वो मुल्तान और डच उसके अधिकार में आ गए। गोरी ने इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन बहादुर शासक राजा भीमदेव द्वितीय ने उनको परास्त किया, जिससे कि उसको अपने देश गौर वापस लौटना पड़ा। Prithviraj Chauhan was the most powerful Rajput ruler who ruled Ajmer and Delhi. He couldn't tolerate the powerful Muslim state in his neighborhood. तो जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो अजमेर और दिल्ली पर शासन करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। वो अपने निकटवर्ती एक मुसलमान शासक के अस्तित्व को सहन नहीं कर सका। After the conquest of Sindh and Punjab, Muhammad Ghori advanced toward to Delhi. The two armies met the terrain in 1191 AD. The Muslims were utterly defeated and they fled from the battlefield. तो देखिए क्या हुआ, पंजाब और सिंध पर विजय पाने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली की ओर बढ़ा। दोनों सेनाएं 1191 में तराइन के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। मुसलमानों की करारी हार हुई, वे बहुत बुरी तरह से वो पराजित हुए। वे युद्ध में के मैदान से भाग निकले और उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ से वो फील्ड से भाग गए, फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड, ही कलेक्टेड अ ह्यूज आर्मी 1,20,000 सोल्जर एंड इन्वेडेड इंडिया 1192 AD। अब फिर से जब एक बार तो चले गए हार कर, और फिर उसके बाद 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार की और 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। About 150 Rajput princes formed the confederacy against his under the leadership of Prithviraj Chauhan. A fierce battle was fought against the Tarain. The Rajput were defeated. Prithviraj Chauhan was also captured and put to death. तो अब जब दोबारा जो युद्ध हुआ, लगभग 150 राजपूत राजकुमारों ने पृथ्वीराज के चौहान के नेतृत्व में एक राज परिसंघ बनाया और युद्ध हुआ। बहुत ही फायर्स युद्ध हुआ, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। राजपूतों को एक बार हारना पड़ा, बड़ी ही करारी हार उनकी हुई और पृथ्वीराज को भी बंदी बना लिया गया और उन्हें मार डाला गया। ओके, तो इस तरह से 10 गोरी occupied Delhi and Ajmer. He appointed his trusted slave Qutbuddin Aibak as a viceroy in India and returned to Ghazni. तो इस तरह से मोहम्मद गोरी की भाई जीत हुई और उसने अपने विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का वायसराय नियुक्त करके गजनी लौट गया। मोहम्मद गोरी लेड एक्सपेंडिशन अगेंस्ट जयचंद द रूलर कन्नौज एंड बनारस। he had not helped पृथ्वीराज जयदेव वॉज द डिफीटेड एंड किल द बैटल फील्ड। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी ने कन्नौज और बनारस के शासक जयचंद के विरुद्ध अभियान छेड़ा। उसने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की थी, जयचंद को हरा दिया और युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसको पढ़िए। इसकी जो डू यू नो हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बॉक्सेस में जो लिखे हुए हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा और जो कंफर्म नहीं होता है उसको मुझसे कंफर्म करिए। जिसका वाइंड अप है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दिए हुए हैं, इनको भी ज़रूर पढ़िएगा। ये वाइंड अप है आपके, इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो ठीक है, पढ़िए। कुछ भी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज कंफर्म टू मी। मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ। Till then, goodbye and take care.